अंकिता जैन की कहानी सुनिए रूम नंबर 50 वैदेही के स्वर में। कमरे में कोई और नहीं है सिवाय एक फ़ोन के जिससे मैं नज़रें चुरा रही हूँ। काम करने के बहाने जितनी बार भी कमरे में आई, टेबल पर रखा मेरा फ़ोन मुझे घूरता मिला, जैसे कह रहा हो या तो मेरा इस्तेमाल करके उसे फ़ोन लगा दो या फिर मुझे बंद करके कहीं कोने में छुपा दो। मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। बस फ़ोन पर कही उसकी बातें रील की तरह मेरे जहन में घूम रही हैं। कैसी हो अरीन? मैं याद हूँ या भूल गई? मैंने हाल ही में यह नई जॉब ज्वाइन की है, मुरार के ऑफिस में। 3 दिन से किराए पर कमरा ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। फिर याद आया कि तुम भी यहीं हो, बहुत हिम्मत करके तुम्हें फ़ोन किया। अगर कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर रह पाऊँ तो। कहते कहते उसकी आवाज़ का झिझकना, शब्दों का टूट जाना, न कहते हुए भी बहुत कुछ कह गया। सालों बाद आज उसकी आवाज़ ने उसे फिर से मेरे जहन में जिंदा कर दिया। मैं तो जैसे उसे उन सब बातों को भूल सी गई थी, लेकिन वो मुझे नहीं भूली। उसे मैं याद हूँ, हमारी दोस्ती याद है। उसने आज तक मेरा नंबर अपने पास रखा है। वैसे इतने सालों में न मेरा नंबर बदला न घर का पता, इसलिए ये महज इत्तेफाक ही है कि आज हमारी बात हो पाई। और ये भी कि उसका ऑफिस मेरे घर के पास है। फिर जब से ये शहर स्टूडेंट हब बना है, यहाँ अकेली लड़कियों के लिए कमरा मिलना कितना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अगर वो मेरे घर में किराए से रहना चाहती है तो बुराई क्या है? बुराई तो तब भी कुछ नहीं थी। मैं ही बस सोसाइटी और पति के बनाए खोखले ढांचे से बाहर नहीं निकल पाई थी और एक खुशगवार दोस्ती से मुंह मोड़ लिया था। उस दोस्ती की जात आज सालों बाद दबी हुई चोट के मीठे दर्द की तरह उभरी है, जो अब तक मन की परतों के नीचे घुट घुट कर सांसें ले रही थी। बहुत देर की कशमकश के बाद मैं अपना फ़ोन लेकर सोफे में धंस गई हूँ। अब जानना चाहती हूँ, फ़ोन करके उससे सब पूछना चाहती हूँ कि इतने सालों में उसने क्या किया, कैसे इस गंवार दुनिया में अपनी अलग तरह की मोहब्बत को जिंदा रख पाई। रख भी पाई है शादी कर ली किसी लड़के से? या अगला शब्द मन में आते ही मेरे हाथों के बाल उसी तरह खड़े हो गए हैं जैसे सालों पहले इस बात की भनक पड़ने पर हुए थे। सब्र की दुआ में मैंने अल्लाह को याद किया, लेकिन फिर भी मन को सब्र सुकून नहीं है। मन तो भाग रहा है उस हॉस्टल की तरफ, उस छत के उस कमरे की तरफ, शैली की तरफ, 7 साल पहले पीछे छूटी उस जिंदगी की तरफ। वह हॉस्टल में मेरा पहला दिन था, जब मैं वेटिंग हॉल में वार्डन के सामने खड़े होकर अपने लिए किसी रूम के अलॉट होने का इंतज़ार कर रही थी। 1 महीने लेट एडमिशन की वजह से सारे कमरे लगभग भर गए थे। शहर यूनिवर्सिटी से बहुत दूर होने की वजह से कहीं और जा भी नहीं सकती थी। रूम्स की लिस्ट पर वार्डन के साथ साथ घूमती मेरी नज़रों ने जब रूम नंबर 50 के आगे 2 सीटर लिखा देखा तो फौरन वार्डन ने वही रूम मांगा था। लेकिन वार्डन ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम वहाँ नहीं रह पाओगी, रूम नंबर 51 में अपना सामान रख दो। एक 2 सीटर रूम खाली होते हुए भी मुझे 4 सीटर में पटकने के लिए मैं वार्डन को तब तक कोसती रही थी जब तक मेरी नई रूममेट निधि ने मुझे रूम नंबर 50 का राज नहीं बताया था। उस दिन वो राज सुनकर न सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, बल्कि चौंकते हुए मेरी ज़ुबान से निकला था, क्या वाकई? हाँ, कहते तो सभी यही हैं कि वो लेस्बियन है, बाकी ट्राई अभी तक किसी ने नहीं किया। ठिठा कर हंसते हुए निधि ने जब मुझे बताया तो मैंने वार्डन और अल्लाह दोनों को शुक्रिया कहा कि एक आफत से बचा लिया। उसके बाद रूम नंबर 50 में रहने की ख्वाहिश तो मेरी नहीं रही, लेकिन उस लड़की को देखने की ख्वाहिश ज़रूर से चढ़ने लगी। मैं देखना चाहती थी इस शौक़ को पालने वाली लड़कियां दिखने में नॉर्मल ही होती हैं या आम लड़कियों से अलग। क्या कुछ अलग होता होगा उनके शरीर में जिससे उनकी अलग पहचान होती है? क्या वो किसी अलग रंग रूप की होती हैं
या उनकी कमर सीधी बिना किसी लचक के होती है, या उनका सीना गोल ना होकर चपटा या किसी और आकार का होता है। और कमर के नीचे, जब मेरा ख्याल उसकी कमर के नीचे तक पहुंचा तो मैंने उन्हें छी छी कहकर दुत्कार दिया। बहुत से ज़हनी शैतानों को सुलाने के बाद आखिर मैं बस एक बार करीब से रूम नंबर 50 वाली लड़की को देखना चाहती। ज़िंदगी में पहली बार घर से और अपने माँ बाप से दूर हॉस्टल पढ़ने गई थी। ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन अपने हिजाब के बाहर की दुनिया, समाज, फैशन, नए ज़माने की बातें और तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान थी। ऐसा नहीं था कि मुझे मनाही थी, बस मेरी फितरत ने मुझे कभी किताबों और कुरान से बाहर झांकने ही नहीं दिया। घर में रहकर भी कभी अखबार या समाचार सुना पढ़ा नहीं। मेरे मंगेतर जुनैद की जिद न होती तो शायद मैं कभी घर से बाहर पढ़ने भी न जाती। वो चाहता था कि मैं शादी से पहले अपनी मर्जी जितना पढ़ लूँ, मगर हॉस्टल जाने से पहले मुझे भोली बुद्धू और दीन दुनिया की तरफ नासमझ देखकर उसने मुझे इस हिदायत के साथ पढ़ने भेजा था कि हॉस्टल में सिर्फ पढ़ने में मन लगाना। हॉस्टल की लड़कियां अच्छी नहीं होती, फिजूल आज़ाद होती हैं, उनसे ज़रा बच के रहना। मैं भी तो यही चाहती थी। मुझे क्या पता था कि हॉस्टल के पहले ही दिन मुझे वो मसला इतने करीब से जानने को मिलेगा जिसके बारे में मैंने गाहे बगाहे लड़कियों की खुसुर फुसुर में यहाँ वहाँ कहते सुन लिया था। हॉस्टल के शुरुआती हफ्तों में मुझे रूम नंबर 50 वाली लड़की से मिलने का मौका नसीब नहीं हुआ। क्लासेस का टाइम अलग अलग होने की वजह से जब मैं हॉस्टल में होती तब वो नहीं होती, और जब वो हॉस्टल में होती तब मैं नहीं होती। जूनियर थी वो मेरी, बस एक मैस ही ऐसी थी जहाँ उसके दिख पाने की उम्मीद थी, लेकिन वहाँ भी उसकी कोई खबर नहीं रखती। मुझे लगा शायद खाती पीती ना हो, या उसके अजीब गरीब शौक की तरह उसका खाना भी हमसे अलग हो। तब तक मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, जो मैंने एक रात छत पर टहलते वक्त निधि से पूछा, यार उसका कोई नाम नहीं है क्या? सब लोग उसे मिस एल क्यों कहते हैं? ऐसी कौन सी तकलीफ़ है, ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी सज़ा वो खुद को लेस्बियन बनाकर दे रही है? ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ जिसने उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया? वो लड़कियां मर्दों की तरफ से कितनी तनहा और रुसवा होती होंगी जो लड़कियों में दिलचस्पी रखने लगती हैं। शायद अपने आसपास के मर्दों का कोई ऐसा रूप उन्हें इतना तकलीफदेह लगने लगता होगा कि उनके हिस्से का प्यार जज्बात भी वो औरतों में ढूंढने लगती हैं। ऐसी ही कोई वजह शैली के साथ भी रही होगी। जैसे जैसे मैं शैली को जानने लगी, उससे एक जुड़ाव और सहानुभूति महसूस करने लगी थी। मैं रोज़ उस रूठी हुई वजह को जानने की कोशिश करती जिसे मनाकर मैं शैली से उसका पीछा छुड़ा पाऊँ और उसे सही रास्ते पर ले आऊँ, लेकिन कभी शैली से बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ पाई। शैली के बारे में इतनी सब बातें सुनने के बाद वो मुझे रात के अंधेरे में खड़ी उस लड़की की तरह दिखने लगी जिसकी परछाई उसके असल से ज़्यादा बड़ी और डरावने प्रेत सी दिखती है। मन ही मन में यही दुआ करती कि किसी दिन कोई तेज रोशनी शैली पर पड़े जिससे बड़ी झूठी परछाइयाँ हट जाएंगी और मैं एक मासूम सी खूबसूरत शैली को देख पाऊंगी। उसी एक तेज रोशनी की उम्मीद में मैं हर रोज़ उसी वक्त छत पर जाने लगी जिस वक्त शैली वहाँ होती। कुछ दिन बर्बाद करने के बाद भी जो शुरुआत मैं नहीं कर पाई वो एक दिन शैली ने कर दी। तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है क्या? शैली ने मेरे पास आकर कहा तो मैं सकपका गई थी। नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरे मुंह से निकला था। तुम अकल के मुझे देखती रहती हो इसलिए लगा, शैली ने कहा तो मैंने झेंप कर अपनी नज़रें झुका ली। देखती तो थी मैं छुप छुप कर कनखियों से,
नहीं नहीं, मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि इतना कहकर मैं रुक गई। फिर जो मैं आगे नहीं बोल पाई थी उसे शैली ने बेझिझक कह दिया था, क्या कि मैं लेस्बियन हूँ। उस दिन शैली के मुंह से निकले उन चंद शब्दों ने मेरे अंदर सहानुभूति के साथ साथ उस सोच को भी झकझोर कर खड़ा कर दिया, जो यह सोच कर बैठी थी कि बेचारी शैली को बदनाम किया जा रहा है। निधि ने जब शैली के लिए नाक सिकोड़ते हुए कहा था कि सुंदर है तो क्या, सिर्फ मैं सुंदर लड़कियों की कमी नहीं है यहाँ पर, तभी से मुझे लगने लगा था कि हॉस्टल में सुंदर लड़कियों से जलने वाली लड़कियों की भी कोई कमी नहीं होगी। शैली के माथे से बदनामी का दाग मिटाने की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर उठा रखी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शैली खुद ही उस गुनाह को कबूल कर लेगा। तुम अक्सर मुझे देखती रहती हो, इसलिए लगा, शैली ने कहा तो मैंने झेंप कर अपनी नज़रें झुका ली। देखती तो थी मैं छुप छुप कर कनखियों से। नहीं, वो मैं तो बस से जागना चाह रही थी कि इतना कहकर मैं रुक गई। फिर से जो आगे नहीं बोल पाई थी उसे शैली में बेझिझक कह दिया था, क्या कि मैं लेस्बियन हूँ। उस दिन शैली के मुंह से निकले उन चंद शब्दों ने मेरे अंदर सोई सहानुभूति के साथ साथ उस सोच को भी झकझोर कर खड़ा कर दिया, जो यह सोचकर बैठी थी कि बेचारी शीला को बदनाम किया जा रहा है। निधि ने जब शैली के लिए नाक सिकोड़ते हुए कहा था कि सुंदर है तो क्या, सिर्फ सूरत सुंदर होने से कुछ नहीं होता, हरकतें भी सुंदर होनी चाहिए। हॉस्टल में सुंदर लड़कियों की कमी नहीं है, तभी से मुझे लगने लगा था कि हॉस्टल में सुंदर लड़कियों से जलने वाली लड़कियां भी वही जलकर खाक हो गई होंगी। उस दिन शैली के मुंह से निकले उन चंद शब्दों ने मेरे अंदर सोई सहानुभूति के साथ साथ उस सोच को भी झकझोर कर खड़ा कर दिया, जो यह सोच कर बैठी थी कि बेचारी शैली को बदनाम किया जा रहा है। निधि ने जब शैली के लिए नाक सिकोड़ते हुए कहा था कि सुंदर है तो क्या, सिर्फ सूरत सुंदर होने से कुछ नहीं होता, हरकतें भी तो सुंदर होनी चाहिए। हॉस्टल में सुंदर लड़कियों की कमी नहीं है, तभी से मुझे लगने लगा था कि हॉस्टल में जो जलन इन लड़कियों में आ गई है उसे शैली के माथे से बदनामी का दाग मिटाने की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर उठा रखी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शैली खुद ही उस गुनाह को कबूल कर लेगी। तुम भी शायद इसे गलत मानती हो। मेरे चेहरे के बदलते भावों को शैली ने झट से पकड़ते हुए कहा, नहीं, वो तो मैं बाद में बात करती हूँ, कुछ काम याद आ गया। एक अनचाही बात को सामने देखकर मैं सकपकाई, सो वहाँ से भाग निकली। उस दिन उसका यह सवाल मेरी सोच पर भी सवाल था, जिसका उस वक्त मैंने कोई जवाब देना नहीं उचित समझा। उस दिन कितनी बेसब्री से, बेरुखी से मैंने उसे अनदेखा किया था। वो मुस्कुराई भी थी और मैं बस भाग ली थी। उसके बाद कुछ दिनों तक शैली से नज़रें चुराती रही। धीरे धीरे वो भी समझ गई कि मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ। उसे तकलीफ़ हुई थी, जब कभी मेरे सामने पड़ती थी तो उसकी उदास मुस्कुराहट मुझसे कहती थी, तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी, तुम मुझे समझ सकती थी, लेकिन तुमने भी वही किया जो सब करते हैं। मेरा कनखियों से देखना, उसे देखकर माथे का सिकुड़ना इत्यादि। मैंने शैली को अनदेखा कर दिया ताकि मेरे रिश्तों पर आँच ना आए, उन रिश्तों पर जो इस तरह की लड़कियों को और इस तरह की मोहब्बत को जहन्नुम का रास्ता मानते हैं, खुदा की लानत मानते हैं। उस पूरे मसले को बुनाने के लिए मैंने खुद को कॉलेज क्लासेस, पढ़ाई और देर रात तक जुनैद के साथ चलने वाली बातों में मसरूफ़ कर लिया। मैं शायद कभी वापस शैली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। अगर उस रात मुझे शैली के कमरे से आती वो आवाज़ें न सुनाई देती। उस रात जुनैद से बातें कुछ ज़्यादा ही लंबी चली। 3 बज गए थे। मैं ऊँघते हुए अपने कमरे की तरफ मुड़ती, उससे पहले शैली के कमरे से आती कुछ आवाज़ों ने मुझे वहीं रोक लिया। मैं कमरे की खिड़की से झांका तो अंदर अंधेरा था। बस बिस्तर पर रखे लैपटॉप का फ्लैप ज़रूर खुला था, जिसकी लाइट से मैं देखने की
कोशिश कर रही थी। अंदर से शैली के अलावा एक और लड़की की आवाज़ आ रही थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने मुझसे झूठ बोला। उस दिन शैली का वही हाल था जो अपने प्रेमी की बाहों में किसी लड़की को देख करके किसी प्रेमिका का होता। हाँ, मैंने झूठ बोला और तुम्हें उसकी परवाह होनी नहीं चाहिए और मैं उसका कारण तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। देखो शैली, मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती। मेरे घर वालों को पता चल गया तो मुझे जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे। दूसरी लड़की ने शैली को धुतकार दिया था। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। शैली को दूसरी लड़की के सामने गिड़गिड़ाता देख मेरे हाथ पर जुनैद की उंगलियों के वे निशान उभर आए जो उसने मुझे अपने कमरे से बाहर खदेड़ते वक्त बनाए थे, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी किसी गलत बात पर कुछ बोलने की गुस्ताखी की थी। जुनैद अच्छा है, मुझसे प्यार भी करता है, लेकिन डरा कर। उसके प्यार में बंधन है, आज़ादी नहीं। वैसा ही बंधन मैंने उस रात शैली और उस दूसरी लड़की के बीच देखा था। शैली के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। फ़र्क इतना था कि वहाँ दूसरी तरफ भी एक लड़की थी। उस रात से पहले तक मुझे लगता था कि एहसासात के मामले में लड़के ही मज़ीद सख्त मिजाज होते हैं, लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार में जो दूसरी तरफ होता है वो सख्ती होता है, फिर चाहे वो लड़का लड़की के बीच का प्यार हो या दो लड़कियों के। ठीक है, तुम्हें अगर ब्रेकअप करना ही है तो चली जाओ, लेकिन आज की रात और मुझे दे दो। उस रात कुछ पलों के लिए ही सही, शैली की रुंधी आवाज़ और तड़प ने उस दूसरी लड़की को पिघला दिया था। उसके बाद उन दोनों के बीच मैंने वही प्यार, वही चाहत, एक दूसरे को पा लेने, एक दूसरे में खो जाने, एक दूसरे के शरीर पर फिसलती उंगलियों की नरमाहट में, शरीर से ओठों की होती बातों की वही तस्वीर देखी जिसका तसव्वुर मैंने सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच किया था। उस दिन जो हुआ उसने मेरे अंदर हलचल मचा दी। मैं कुछ और देखती समझती उससे पहले उस दूसरी लड़की ने झटके से शैली को खुद से अलग किया, एक जोर का थप्पड़ मारा और अपनी ही जात को गालियां देकर उसके कमरे से बाहर निकल आई। एक बात याद रखना, अगर कभी मेरा नाम किसी के सामने लाने का ख्याल भी आए तो अपनी नंगी तस्वीरों को इंटरनेट पर इमेजिन कर लेना। उस दूसरी लड़की के कमरे से बाहर निकलने की भनक पाकर मैं सीढ़ियों की ओट में छुप गई थी। सीढ़ियों की दरख्त से उस दिन मैंने जिस लड़की को शैली के कमरे से बाहर आता देखा, उसे देखकर न सिर्फ मैं हैरान थी बल्कि कुछ पल को सिहर उठी थी। वो निधि थी, मेरी रूममेट निधि। कुछ पल के लिए मैं सोचने समझने के काबिल ही नहीं बची। इतना बड़ा झूठ मेरे सामने नाचता रहा और मैं उस तमाशे से कितनी अनजान रही, कभी आंखें खोलने की कोशिश ही नहीं की। उस दिन शैली का प्यार टूटा था और मेरा भरोसा। निधि के खौफ से मैंने वो रात छत पर गुजारी। उस वक्त मेरी कुछ भी करने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी। सोचा जुनैद को फ़ोन करके सब बता दूं, यह भी कि मैं जिस लड़की के साथ कुछ महीनों से रह रही हूँ वो न सिर्फ लेस्बियन है बल्कि एक ब्लैकमेलर भी है। जाने और उसने कभी मेरे साथ भी वही किया जो शैली के साथ। उसके साथ बतौर रूम पार्टनर उस कमरे में बिताई रातों ने मुझे उस हादसे के डर से कचोट डाला जो घटा तो नहीं लेकिन घट सकता था। छत के मुंडेर पर बैठे बैठे मेरी वो रात आंसुओं में भीग रही थी। मुझे एहसास हो रहा था कि उन आंसुओं में से कुछ आंसू शैली के भी थे, ब्लैकमेलिंग की उस डरावनी आहट के भी जो रह रहकर मुझे डरा रहे थे। उस दिन सिर्फ शैली की तस्वीरें नंगी नहीं हुई थी बल्कि मेरे मन के कई जज्बात भी नंगे हुए थे। निधि की सीरत नंगी हुई थी, डरी हुई वो मोहब्बत नंगी हुई थी जो अपने होने का डंका नहीं बजा पाती बल्कि छुप कर अपना गला घोट देती है। कोई प्रॉब्लम है क्या? शैली ने उस रात मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं फफक कर रो पड़ी थी। मैंने आज सब कुछ देख लिया है शैली, कहते हुए मेरी नज़रें ज़मीन में गड़ गई थी। लेकिन शैली के चेहरे पर मैंने इस बात से फ़र्क पड़ता नहीं देखा था। उसका सच मेरे सामने आ गया।
बल्कि एक तसल्ली देखी थी कि चलो किसी को उसका सच, उसकी मोहब्बत, उसकी दशा मालूम तो हुई। उस रात उसने मुझसे कहा था, अरीन, मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें समझा पाऊंगी या नहीं, लेकिन यह भी प्यार है। मुझे किसी ने इसके लिए मजबूर नहीं किया, ना ही कोई अकेलापन इसकी वजह है। यह बस हो गया जैसे तुम्हें हुआ होगा कभी किसी लड़के से। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि मेरा प्यार मेरे ही जैसी किसी लड़की के लिए है। मुझे खुद पता नहीं लगा कि कब मैं और निधि एक हो गए। वो कहते कहते रुक गई थी। शायद कुछ और बचा नहीं था। अपनी मोहब्बत की किताब के अज्जले पन्ने पलटते वक्त उसकी आंखों में पाक सच्चाई, उसके रुंधे गले में बिलखता दर्द, उसके तेज धड़कते सीने में मर मिटने की चाहत देखकर मैं एक पल के लिए भूल गई कि वो दो लड़कियों के बीच की मोहब्बत की बात कर रही है। उस रात मुझे पता चला कि वो निधि ही थी जिसने शैली को पूरे हॉस्टल में बदनाम किया। निधि किसी और को शैली के करीब नहीं आने देना चाहती थी। शैली के सारे अल्फाज ख़त्म होने के बाद मुझे बस इतना समझ आया था कि वो भी निधि से उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी मैं जुनैद से, और हम दोनों ही अपनी मोहब्बत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, थोड़ी बहुत लानत और जुल्म के बाद भी नहीं। उस रात देर तक एक दूसरे के आंसू पोंछने के बाद ही हमारी छुप छुप कर छत पर मिलने वाली दोस्ती शुरू हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि निधि किसी भी वजह से गुस्से में आकर शैली को बदनाम करे या उसका फ़ोटो इंटरनेट पर डाले। इसलिए हम दोनों ऐसे दोस्त बन गए जिनकी दोस्ती के बारे में हम दोनों के सिवाय सिर्फ वो छत, रात का अंधेरा, खुला आसमान और वो अनगिनत तारे जानते थे, जिनके साए में हमारी दोस्ती सांसें लेती थी। लेकिन वो दोस्ती ज़्यादा नहीं चली। कुछ ही महीनों बाद शैली अपना कोर्स पूरा करके चली गई और हमारे बीच की दोस्ती भी वहीं ख़त्म हो गई। उसे मैंने ही ख़त्म किया था, जुनैद के डर से। मैं खुद को इतना मजबूत नहीं समझती थी कि शैली के बारे में जुनैद को बता पाऊँ या उसे समझा पाऊँ कि लेस्बियन लड़कियाँ बिगड़ी हुई नहीं होती, बस थोड़ी अलग होती हैं। जुनैद कभी नहीं मानता कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है। बस इसलिए उस दोस्ती पर मैंने अपने हाथों से मिट्टी डाल दी। बिछड़ने से पहले हम दोनों रोए थे। मेरी आंखों में माफ़ी के आंसू थे और शैली की आंखों में किस किस बात के लिए थे, कह पाना उस वक्त भी मुश्किल था और आज भी। क्या हुआ है तुम्हें? बंद पलकों के पीछे से लुढ़कते आंसू देखे तो जुनैद ने मुझे उठाया। मैं अब तक सोफे में धंसी हूँ। शाम हो चुकी है। अरे क्या हुआ? बहुत देर से घंटी बजा रहा था, लेकिन तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं अपनी चाबी से लैच खोलकर अंदर आया। तुम ठीक तो हो ना? जुनैद ने पूछा। हाँ, बस आंखें दुख रही थीं, मैंने कहा। फिर बिना सोचे ही वो बात भी कह दी जिसके बारे में सोचकर सालों गंवा दिए। जुनैद, मेरी हॉस्टल टाइम की एक दोस्त है शैली, उसे किराए का कमरा चाहिए। तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो अपना ऊपर वाला कमरा उसे दे दूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम जानती हो तो दे दो। कमरा किराए से भी उठ जाएगा और तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी, जुनैद ने कहा। तो मैं मुस्कुरा दी। मैं जानती थी कि अगर जुनैद को पता लगा कि शैली लेस्बियन है तो वो उसे कभी कमरा नहीं देते, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी उस दोस्ती की जिसे मैंने बिना किसी कारण ख़त्म कर दिया था। आज जुनैद से एक छोटा सा झूठ मुझे गलत नहीं बल्कि अच्छा लगा। मैं खुश हूँ कि आज पहली बार मैं भी शैली को एक लेस्बियन के तमगे से हटाकर सिर्फ एक लड़की और अपनी एक दोस्त के रूप में देख पाई हूँ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।